हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए फिर हम आज पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है डेविशन और जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। क्या बोला मैंने? डेविशन, बोलो एक बार। डेविशन एंड जर्मर्स। जर्मन नहीं है रे भैया, क्या है? जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में क्या पढ़ लिए थे। पिछली क्लास में, ये तो मेरी तिरछा लिखने की आदत तो जाने से रही है ना। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था बेटा डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस। क्या पढ़ लिया था? डी ब्रॉय बोलो या डी ब्रॉगली बोलो, हमने किन का हाइपोथेसिस पढ़ लिया था? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में हमने क्या देखा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ वेव एसोसिएटेड विथ इट। इन्होंने क्या बोला? कोई भी मूविंग पार्टिकल था, कैसा पार्टिकल? कोई भी अगर हमारे पास क्या था बेटा, मूविंग पार्टिकल था, तो उस मूविंग पार्टिकल में किसका प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा था? हमें वेव की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही थी। ठीक है, इन्होंने लेकिन क्या किया, इसका सिर्फ एक्सपेरिमेंटल, इसका इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। डी ब्रॉगली ने क्या किया था? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया था। इन्होंने सिर्फ बताया था कि अगर आपके पास कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उस मूविंग पार्टिकल के में क्या होगा? वेव का नेचर होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ इन्होंने कैसे बोली? इन्होंने सिर्फ थियोरेटिकली कहा इस चीज़ को, ये एक्सपेरिमेंटली इन्होंने शो नहीं किया। इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? डेविशन एंड जर्मर्स ने। इनके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ बेटा? इनके एक्सपेरिमेंट का स्टेटमेंट क्या था? इन्होंने क्या कहा था? एवरी मूविंग पार्टिकल्स, और आई कैन से एवरी मूविंग, और यू कैन से फास्ट मूविंग, every fast moving electrons shows diffraction। ठीक है, देखो कुछ ज़्यादा ही गंदी राइटिंग में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्चुअली अभी अब जब एक्सपेरिमेंट देखोगे आप अच्छे से समझ जाओगे। डेविशन और जर्मन ने क्या किया था बेटा? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि इनको एक पैटर्न मिला। देखो, अब अगर कायदे से बोला जाए तो पार्टिकल है भाई, इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। तो जो पार्टिकल है क्या वो डिफ्रैक्शन दिखाएगा क्या? डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? खुद सोचो, डिफ्रैक्शन कौन दिखाता है? वेव दिखाता है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने डिफ्रैक्शन देखा था। तो डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की प्रॉपर्टी है। बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट किया, डेविशन एंड जर्मन ने, तो इनको जर्मन ही निकलता है मेरे मुंह से, बट दैट इज जर्मर। ठीक है, तो डेविशन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रॉन के साथ में एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें क्या दिखाई दिया बेटा? फ्रिंजेस दिखाई दिए, उन्हें पैटर्न्स दिखाई दिया। तो उसी से उन्होंने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन भले ही एक वो पार्टिकल है, बट वो क्या दिखाता है? वो वेव भी के सारे पैरामीटर्स शो करता है, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है जिस प्रॉपर्टी को हम किसके बेसिस पे जज करते थे या किसके बेसिस पे प्रूव करते थे? वेव के बेसिस पे। जैसे डिफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी थी, बट इलेक्ट्रॉन के लिए भी इनके एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाई दिया? डिफ्रैक्शन दिखाई दिया। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि वेव जो है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? वेव भी है। पार्टिकल क्या हो सकता है? वेव डेफिनेटली हो सकता है। एवरी मूविंग और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन शोज डिफ्रैक्शन। ये इन्होंने फाइनल क्या दिया था? कंक्लूजन दिया था कि कोई सा भी अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? डिफ्रैक्शन शो करेगा। समझ में आया? डिफ्रैक्शन दिखा रहा है, मतलब डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी हो गई बेटा? डिफ्रैक्शन हो गई वेव की प्रॉपर्टी, है ना। या और मतलब, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? पार्टिकल हो गया। तो मतलब पार्टिकल है और किसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है? वेव की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रॉन को क्या प्रूफ कर ले रहे हैं? वेव प्रूफ कर ले रहे हैं। समझ में आई चीज़? तो ये इनका क्या था बेटा? स्टेटमेंट था। चलिए अब इनके एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठिएगा। आज का भी वीडियो लंबा होने वाला है बेटा थोड़ा, क्योंकि अगर ये टॉपिक ही लंबा है। अगर 2 वीडियो में डिवाइड करूँगी तो आप लोग को फिर समझना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपके पास 2 दिन का टाइम है, आज भी देखिएगा, और आज के बाद जो आपकी डाउट क्लास रहती है बेटा उसमें भी एक बार रिवाइज करके थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। ठीक, मैं कोशिश करती हूँ उसको जल्दी समराइज करने की। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, पढ़ाई करते हैं। समझना, यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री के भी आपके कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। मुझे पता नहीं आपने केमिस्ट्री में कंप्लीट किया है या नहीं किया है। यहाँ पे देखो, ये सेटअप है ऑलरेडी।
तो ये सेटअप में बेटा हर एक का सेटअप थोड़ा अलग अलग हो सकता है। आपको बुक में क्या है थोड़ा वेरिएशन में सेटअप या डायग्राम दिख सकते हैं, एकदम कंफ्यूज मत हो जाना। फंडामेंटल ऑफ वर्किंग सबका सेम ही होगा। क्या क्या है वो समझो। ये जो मैंने ब्लॉक बनाया बेटा, ये क्या है हमारा निकिल क्रिस्टल है। ये क्या है हमारा निकिल का क्रिस्टल है, ठीक है। अब देखो निकल क्रिस्टल है। उसके बाद में यहाँ फ्रंट में जो बनाया है, ये फ्रंट में क्या है, यहाँ पे ये जो ऐसे ऐसे बना दिया ना, ये फिलामेंट है। ये क्या है हमारे पास फिलामेंट। अब फिलामेंट समझते हो आप, जो अरे घर में बल्ब नहीं जलता रे येलो वाला, उसमें देखना है कैसे छोटा सा ऐसे ऐसे ये कहाँ गया, ये मान लो ये बल्ब, ये ऐसा बल्ब बहुत ही बेकार सा बल्ब बन रहा है। इस बल्ब में ना ऐसे ऐसे देखना, ऐसे ऐसे लगा रहता है, ठीक है। कायदे से तो ऐसे नहीं बनाना चाहिए मेरे को, ऐसा ऐसा और ऐसा बनाना चाहिए, और ऐसा बल्ब लगा है, ठीक। तो ये जो बीच में रहता है ना, जो जलता रहता है पुराने वाले लट्टू वाले बल्ब में, है ना, तो वही क्या है हमारा फिलामेंट है। और ये फिलामेंट किसका बना हुआ है, तो ऑब्वियसली टंगस्टन का ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत कम भी हीट दोगे ना तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। भाई जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस वो उतना ज़्यादा क्या होगा, हीट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो कितना क्या होता है बेटा, उतनी जल्दी हीट होता है। इसलिए हमेशा टंगस्टन यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, फिलामेंट। यहाँ पे क्या लगी हुई है, एक बैटरी लगाई गई है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कोटिंग कर दी जाती है, और वो कोटिंग इसमें जो ये जो फिलामेंट होता है ना, इस फिलामेंट में क्या करते हैं, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। किसकी कोटिंग कर देते हैं, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी जाती है। किस में कोटिंग की जाती है, कई बार ऐसे ना सामने में इसको लेयर बना के भी दे देते हैं, तो ये ऐसे ऐसे सामने में एक प्लेट टाइप से बना के दे दिया जाता है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ अलग से नहीं है। ये जो आपका जो फिलामेंट है ना, शो करने के लिए ऐसे अलग से दिखाया जाता है। ये फिलामेंट के ऊपर में ही ना किसका कोटिंग करता है, टंगस्टन की फिलामेंट के ऊपर में बेरियम ऑक्साइड की क्या होती है, कोटिंग होती है। अब बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग ही क्यों करते हैं, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, ठीक है। या तो समझ ही लो टंगस्टन क्यों यूज़ किया। देखो सबसे पहली चीज़, टंगस्टन क्यों यूज़ किया, क्योंकि टंगस्टन का रेजिस्टेंस क्या होता है, टंगस्टन का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये हिंदी में लिख दिया रे, टंगस्टन का रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होता है, कम टेम्परेचर में भी जल्दी हीट गेन कर लेता है, ठीक है। अब देखो सेकेंड चीज़ क्या यूज़ किया हमने, बेरियम ऑक्साइड। तो बेरियम ऑक्साइड क्यों यूज़ किया, बेरियम ऑक्साइड यूज़ करने का क्या है बेटा, एक बहुत सॉलिड रीज़न ये है कि बेरियम ऑक्साइड का जो वर्क फंक्शन होता है, दैट वर्क फंक्शन बहुत ही क्या होता है, कम होता है। वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। और वर्क फंक्शन की वैल्यू लो है, इसका क्या मतलब समझ रहे हो आप लोग, जितना कम होगा वर्क फंक्शन उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। भाई वर्क फंक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नीडेड फ्रॉम एनी मटेरियल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। भाई वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी मटेरियल के द्वारा रिक्वायर की जाती है कि भाई उतनी हीट, उसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, एमिट कर दे। तो ये होता है। तो ये क्या होगा, बेरियम, इसीलिए बेरियम ऑक्साइड की क्या कर दी जाती है, टंगस्टन फिलामेंट में कोटिंग कर दी जाती है। अब देखो यहाँ पे एक ट्यूब यूज़ किया गया है। ये क्या है, बहुत ही थिन ट्यूब है, बहुत, ये मैंने बड़ा बनाया ज़रूर है बट ये क्या है, बहुत ही थिन हॉलो ट्यूब है, HOOW, होलो ट्यूब, ठीक है। तीन का क्या है, बहुत हॉलो ट्यूब है। अब यहाँ से ये जो लाइन दिख रहा है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बीम है बेसिकली। हम जब फंक्शन समझेंगे तब डेफिनेटली समझेंगे कि वो क्या है। ये क्या समझ में आ गया, निकिल है, निकिल क्रिस्टल है। और ये क्या बनाया मैंने, ये ना मैंने डॉटेड में बनाया, बट दैट इज़ अ कलेक्टर, और वो कंटिन्यूअस होगा, ऐसे छाता टाइप से ऐसे सामने में रखा होगा, समझ गए। वो क्या है, पूरा कलेक्टर है। और इस कलेक्टर से क्या जुड़ा रहता है, इस कलेक्टर से ऐसे मान लो ऐसा कुछ जुड़ा है सेक्शन, और यहाँ से फाइनली फिर आपका क्या अटैच होता है, गैल्वेनोमीटर अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ से फाइनली क्या अटैच कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर अरेंज कर देते हैं। तो समझ में आया कहाँ पे क्या चीज़ है। ये क्या हो गया हमारा, बैटरी हो गया। और बैटरी का पोटेंशियल बहुत कम होता है, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल दिया जाता है ना, वो पॉजिटिव पोटेंशियल इसका बहुत ही कम होता है, लो पावर बैटरी है। देखो इसके बाद में यहाँ पे टंगस्टन का फिलामेंट है। टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब थोड़ी सी भी हीट दे दोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाता है। उसके बाद में इस पर कोटिंग की गई, किसकी, बेरियम ऑक्साइड की। क्यों की गई, कि उसका वर्क फंक्शन लो होता है। अब इसके आगे क्या रख दिया गया, एक थिन हॉलो ट्यूब रखा गया है। जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इस हॉलो ट्यूब से पास करेंगे, इस निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक करेंगे, और कहाँ जाएंगे, फाइनली कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाएंगे। दिस इज द नॉर्मल वर्किंग।
सिर्फ ऐसा नहीं होता, अरे भैया आगे समझो अभी कैसा एक्चुअल में होता है। ठीक, अब सबसे पहले क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप इस बैटरी को ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे आप बैटरी ऑन करेंगे बेटा क्या होगा, यहाँ पे ये फिलामेंट हीटेड अप होगा। जब ये फिलामेंट हीटेड अप होगा, आपको पता है टंगस्टन फिलामेंट है, थोड़ा सा ही हीट दोगे तो क्या होगा, हीट हो जाएगा। अब जैसे ही ये हीट होगा तो इस पर कोटिंग किसकी, बेरियम ऑक्साइड की, वो बेरियम ऑक्साइड भी हीट होगा। बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन ऐसे ही कम है, जल्दी से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगेगा। अब पहला क्वेश्चन आपको यहीं से पूछता है कि जो यहाँ से हीट किया, देखो दो चीज़ें पढ़े हो, उस दिन हम लोग जब पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो समझो जब किसी बॉडी पे, जब यहाँ पे कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे यहाँ पे रेडिएशन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, रेडिएशन आ रहे हैं। रेडिएशन के कारण जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे तो हम इनको बोल रहे थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल रहे थे आप इनको, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे थे। क्यों भैया, लाइट जहाँ आ जाता है वहाँ कौन सा वर्ड आता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, बट किसके कारण, क्या लाइट आ रही है यहाँ पे एमिट करने आने के लिए, ऐसा तो नहीं कि भैया सूरज ले थोड़ा सा सूरज की रोशनी में रख दो एक्सपेरिमेंट को, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। यहाँ पे क्या दे रहे हो, हीट कर रहे हो, है ना। तो हीट के कारण, थर्मल इफेक्ट के कारण यहाँ पे क्या एमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मो आयनिक एमिशन बोला जाता है, या फिर थर्मो आयंस बोले जाते हैं, थर्मियॉन्स भी बोला जाता है। तो मतलब जहाँ भी दिखा ना भैया थर्मल और आयन का कॉम्बिनेशन, समझ जाना इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट के कारण निकलते हैं, थर्मल इफेक्ट के कारण निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है बेटा, थर्मियॉन्स बोला जाता है, थर्मल आयंस बोल दिया जाता है। अब कंबाइन करके जो जो नाम तुम लोग को बनाना है सब बना लो। ठीक है, देखो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होंगे, एक जगह तो नहीं होंगे क्योंकि पूरा फिलामेंट है, सब इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, स्कैटर्ड वे पे निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एक हमको थिन हॉलो सिलेंडर दे दिया जाता है, बहुत ही पतला थिकनेस का। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा हॉलो थिकनेस है, हॉलो लगा दिए एकदम इतना बड़ा लगा दिए जितना ये फिलामेंट है उससे ज़्यादा, ऐसा नहीं करना, एकदम पतला। ठीक है, पतली सी होल होगी इसमें और यहाँ के इसको क्या लग देंगे, हॉलो सिलेंडर। अब बोलोगे मैडम यहाँ से तो बस लिमिटेड ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऐसा नहीं होता, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं। द रीज़न इज़ दैट यहाँ पे बहुत हाई पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है। अब ये हाई पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करने से क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, उनको एक्सेलरेट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जितने भी थर्मियॉन्स यहाँ से निकलेंगे, वो सारे थर्मियॉन्स को क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ एक्सेलरेट करेगा। पहली चीज़ यहाँ पे ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसके दो काम दिखते हैं बेसिकली, एक तो अपनी तरफ एक्सेलरेट करना, और दूसरा काम क्योंकि इसका जो डाया है दैट इज़ वेरी लेस, ये जो हॉलो ट्यूब है इसका डायमीटर क्या है, बहुत कम है, तो वो सेकंड चीज़ क्या कर देता है, वो ये जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड वेव पे थे ना उन्हें एक बीम के फॉर्म में क्रिएट कर देता है। वैसे तो पहले हमें इसे बीम के फॉर्म में नहीं दिखाना चाहिए, बट क्योंकि हम दिखाते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के कारण वो एक लाइन पे ही स्ट्राइक कर रहे हैं, एक लाइन पे ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इसे एक बीम के फॉर्म में दिखा देते हैं। बट हमें इसके बाद में एक बीम के फॉर्म में दिखाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही पतला सेक्शन का बनाया जाता है। अब सोचो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या निकल रही है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब इसका डायमीटर अब कितना कम होगा ये तो आप लोग खुद समझ गए कि बहुत ही ज़्यादा कम होगा उसका डायमीटर, है ना। तब तो वो इतने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स उससे किसके फॉर्म में निकल रहे हैं बेटा, बीम के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो अब क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्या दे देते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल से थर्मियॉन्स क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और हॉलो ट्यूब के कारण वो क्या होते हैं, एक बीम के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। तो ये जो लाइन है ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन बीम है। समझ में आई चीज़, ठीक। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन बीम जा रहे हैं तो किस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, निकल के क्रिस्टल पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक, निकल क्रिस्टल क्या होता है, कैसा पैरामीटर होता है, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, टॉपिक ऑब्वियसली लंबा है पर पहले बाकी चीज़ें समझो। अब देखो निकल के क्रिस्टल पे जैसे स्ट्राइक करेगा भाई, अब इलेक्ट्रॉन बीम है, स्ट्राइक करेंगे तो रिफ्लेक्ट भी करेंगे। तो जब ये निकल क्रिस्टल से ये इलेक्ट्रॉन बीम है ये रिफ्लेक्ट करेंगे बेटा, तो ये कहीं इस तरफ जाएंगे। ठीक, पहली चीज़। अब लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ जाए, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, ये तो देखो यही तो मेन चीज़ थी ना कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल होते, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते बेटा, पार्टिकल्स होते, तो ऐसे जाते, यहाँ से स्ट्राइक करके यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते। लेकिन क्या हुआ
जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट किए निकल क्रिस्टल के सरफेस पर टकराने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट किए, तो ये जो कलेक्टर था, ठीक है, अब देखो जैसे कलेक्टर है, कलेक्टर को थोड़ा समझो। कलेक्टर मतलब मान लो यहाँ से ये पूरा पार्ट है कलेक्टर का, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारा, तो मान लो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा कलेक्टर है। भाई देखो ये वाला पूरा भाग क्या है, मेरा कलेक्टर है। तो मैं बोल सकती हूँ क्या, टोटल 90 डिग्री का जितना एरिया, भाई ये 90 डिग्री, ये वाला लाइन, ये 90 डिग्री, इस 90 डिग्री का पूरा एरिया, मतलब अगर समझो तो ये 90 डिग्री, ठीक, और ये वाला पूरा एरिया मेरा क्या है, कलेक्टर का एरिया है, ठीक है। तो अब देखो मैं जब ये क्या हुआ, जब ये रिफ्लेक्ट हुआ ना बेटा यहाँ से, तो मान लो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जब देखा गया, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे, तो क्या हुआ वहाँ, तो वहाँ रिफ्रैक्शन ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, कुछ जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था हमने, किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स निकले ही नहीं, या मतलब कहीं गए भी। तो जब लोअर पोटेंशियल था, तो भाई जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हुए ना, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन पहुँचा इस कलेक्टर में, हर जगह इलेक्ट्रॉन मिला। समझ पा रहे हो चीज़ को? मतलब देखो अगर मैं इसे एंगल के फॉर्म में दिखाऊं, तो मान लो ये पूरा एंगल, इसमें हर यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा। मान लो देखो अगर ये एंगल है, ठीक है, थोड़ा धीरे से समझो। अगर क्या है बेटा, ये वाला एंगल है, ये एंगल मान लो मैंने बोला फाई, ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पहुँच रहा है तो ये एंगल 45 समझ लो। अगर यही चीज़ यहाँ हो रही होती तो ये एंगल कम होता, भाई ये इंसिडेंट हो जाता और ये रिफ्लेक्टेड हो जाता, तो ये एंगल थोड़ा कम। अगर ये भी देखो तो ये भी फाई है, ये भी फाई है, ये भी क्या है, फाई है, ये भी क्या है, फाई है, और ये टोटल फाई कितना हो सकता है बेटा, ये टोटल हो सकता है 90 डिग्री। समझ पाए कुछ? तो इसी को समझो कि ये हम लोग क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, किस किस एंगल पे। तो भाई देखो ये पूरा फाई है ना, ये टोटल यहाँ जा सकते हैं। समझ में आ रही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ, किसी भी एंगल पे स्ट्राइक कर सकते हैं। तो भाई कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, इस चीज़ को किससे बताया गया, एंगल से बताया गया। कि जब हमने मान लो हमने 20 वोल्ट दिया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो यहाँ पे पोजीशन मिली, जो इलेक्ट्रॉन्स मिले वो कैसे मिले, थोड़ा देखो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मानो कि हमने क्या कर दिया, जब शुरू में 20 वोल्ट का दिया, तो मान लो सारे जगह इलेक्ट्रॉन्स का पैटर्न कैसा मिला बेटा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स का पैटर्न कैसा मिला, हर जगह पे ना, मान लो किसी में यहाँ पे मिला, किसी में यहाँ पे मिला, किसी में यहाँ, किसी में यहाँ, किसी में यहाँ, किसी में यहाँ, मतलब सारे जो इलेक्ट्रॉन्स मिले ना, हर एंगल पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, हर एंगल पे आपको। मतलब जब आप 20 वोल्ट दे रहे हो तो आपका जो ग्राफ आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा ही ग्राफ आ रहा है। मतलब अगर मैं पोटेंशियल कितना दूं, 20 वोल्ट का दूं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग हो रही है, इसके बाद रिफ्लेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो हर एंगल पे फैल रहे थे। जब हमने एकदम लोअर वोल्टेज पे देखा, फिर हमने वोल्टेज बढ़ाया, जब वोल्टेज को बढ़ाया तब क्या हुआ, फिर से जब ये इलेक्ट्रॉन्स जब स्कैटर किए ना बेटा, तो जब आप वोल्टेज को बढ़ाए, जब आपने वोल्टेज को मान लो 40 वोल्ट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया ना, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ना समराइज होने लगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस पैटर्न में दिखने लगे कि भाई इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो ये लोअर एंगल है ना, इस तरफ इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कम आई, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कम आई, इस तरफ इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी क्या आई, ज़्यादा आई। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आने लगे, कुछ इस टाइप का पैटर्न मिलने लगा। कुछ समझ पा रहे हो रे? मतलब समझ रहे हो कि नहीं? एक बात बताओ, लोअर वोल्टेज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए स्ट्राइक किए, जब लोअर वोल्टेज पे था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद बेटा फैले, तो वो हर डायरेक्शन में बराबर गए। अब कैसे नापे, तो भाई देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये कलेक्टर डिफ्लेक्ट होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा और वो एक रीडिंग बताएगा। तो उससे पता चल जाता था कि कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। फिर
अब देखो फिर इसका वोल्टेज बढ़ाया गया, वोल्टेज बढ़ाने से क्या देखा गया कि एक साइड में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम मिले, कहीं कहीं पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, किसी एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिल रहे थे। तो एक बात बताओ, अगर क्या ये पार्टिकल होता ऐसा आपको मिलता? भाई पार्टिकल रहता अगर तो ये सीधा ऐसे जाता, ऐसे स्ट्राइक करता और ख़त्म हो जाता भाई। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद में अलग अलग जगह जा रहा है, मतलब फैल रहा है, जैसे डिफ्रैक्शन में फैलता था ना वैसा। और जब इस वोल्टेज को बढ़ाते गए, इस वोल्टेज को क्या करते गए, बढ़ाते गए, तो मतलब देखो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये दोनों एंगल जज कर पा रहे हो। जब वोल्टेज को बढ़ाते गए और मान लो ये पूरे एंगल में देखा गया तो इसका पैटर्न कैसा मिला बेटा, ये मान लो ये पूरा 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा समझना, ये मेरा क्या है, फाई है, और ये जो वैल्यू है ना, ये जो मैं कट कर रही हूँ, ये वैल्यू है करंट की वैल्यू। तो जब ये फाई को 50 डिग्री किया गया ना, तो ये जो पैटर्न था ना कुछ ऐसा दिखा, ये जो पैटर्न था बेटा, ये क्या पैटर्न दिखा, पूरा ऐसा दिखा। मतलब समझो कि ये पैटर्न मिल रहा है। मतलब आपका क्या हो रहा है, जब 50 डिग्री, 50 क्या किया गया, एंगल कितना रखा गया, 50 डिग्री के एंगल पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले। यहाँ पे देखो कि 50 डिग्री का जो एंगल आ रहा होगा उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिले। भाई ये एंगल 50 है, यहाँ से ये एंगल क्या होगा 50, यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिले। अब देखो 50 के पहले ये वाला एंगल कितना, 40, तो ये 40 में क्या मिले, कुछ कम इलेक्ट्रॉन मिले। ये वाला एंगल कितना, 60, तो ये वाला 60, देखो ये वाला 60, इसमें और कम इससे कम इलेक्ट्रॉन मिले। तो फाइनली एक पैटर्न सा मिला। तो यही ये पैटर्न किसका है, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, तो मतलब वहाँ पे क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हें ब्राइट फ्रिंज दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तो भाई ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप की चीज़ें ही थी ना। तो यही एक क्या था, तरीका था जिससे हम ये समझ पाए कि जब यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से जब इसका वो पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज के कारण क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्कैटर कर रहे हैं, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 20 रखा गया, इलेक्ट्रॉन्स हर जगह बराबर फैले, मतलब उनका जो वेव का पैटर्न देखा गया, जब उनका पैटर्न देखा गया तो हर जगह वेव थे, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, तो उसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिला हमें। कहीं पे ऐसा नहीं दिखा कि एकदम ज़्यादा वेव है तो वहाँ कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक। फिर जब इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया गया, ठीक है, तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को, जैसे मान लो पहली बार में ऐसा टाइप का मिला, ठीक है, ये मान लो क्या है, मेरा एंगल है, तो एंगल के साथ में इंटेंसिटी, तो ये इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी सारे पॉइंट, सारे एंगल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो सारे पॉइंट पे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा एंगल के साथ में, सारे एंगल बढ़ाते जाओ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 करके। फिर जब एंगल, जब क्या बढ़ा दिया, वोल्टेज और बढ़ा दिया, जब वोल्टेज और बढ़ाया तो ये थोड़ा सा शार्प हुआ, और थोड़ा वोल्टेज बढ़ाया और शार्प हुआ। फिर जब इस वोल्टेज को कितना रखा गया, 54 वोल्ट रखा गया, इस वोल्ट को कितना रखा गया बेटा, यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस को जब 54 वोल्ट रखा गया तो कैसे पैटर्न प्राप्त हुआ, एकदम शार्प पैटर्न। ये जो मैंने तिरछा बनाया है ना, क्योंकि ये कर्व था इसलिए मैंने इसको तिरछा बना के दिखाया। तो जो ये 54 था ना बेटा, इसमें कैसा ग्राफ मिला है, इंटेंसिटी और एंगल के बीच में एकदम शार्प ग्राफ मिला कि भाई यहाँ पे सिर्फ ये सेंटर पे कितने के एंगल में, 50 डिग्री के एंगल पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मिले, और फिर वो इस तरफ जाने पे धीरे धीरे कम हुए, इस तरफ भी जाने पे धीरे धीरे कम हुए। मतलब जब इसमें क्या रखो, यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे 54 वोल्ट अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इस यहाँ जो ये जो कलेक्टर है, ये कलेक्टर में क्या होगा बेटा, 50 डिग्री के एंगल पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 50 डिग्री के इधर इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, 50 डिग्री के इधर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। यही चीज़ पता चलती है कि जब 50 डिग्री पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा है, और उसके बाजू में हमें क्या दिखते जा रहा है, धीरे धीरे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखते जा रहा है। तो मतलब जब ये इस टाइप की चीज़ें हुई तो ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा था, भाई इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी तो ऐसी नहीं हो सकती,
कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता तो इलेक्ट्रॉन क्या करता, सीधा यहाँ से निकलता, क्रिस्टल पे स्ट्राइक करता और इधर आके स्ट्राइक कर देता और ख़त्म हो जाता। क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे स्कैटर करता, स्कैटर करके हर जगह क्या ये मैक्सिमा और मिनिमा दे पाता, ये क्या यहाँ पे हाई पिक दे पाता? तो ये जो प्रॉपर्टी थी बेटा, ये किसकी थी? ये वेव की प्रॉपर्टी थी। ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, जो यहाँ पे सारे वेव्स एक साथ मिले सेंटर पे, फिर धीरे धीरे कम होते गए। जब ये एक्सपेरिमेंट मिला 54 वोल्ट पे, तो ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, आपका कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देता है। समझ में आई चीज़? तो ये फाइनली उनका एक्सपेरिमेंट था। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो। ठीक है, अब देखो, इसी एक्सपेरिमेंट को सिर्फ उन्होंने एक्सपेरिमेंट में नहीं रहने दिया, इसकी वैल्यू भी उन्होंने कैलकुलेट की। ठीक है, चलिए वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये वैल्यू आखिर हम कैलकुलेट कैसे करने वाले हैं वेवलेंथ की। भाई बोल तो दिया इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो डी ब्रॉय का जो हाइपोथेसिस था वो इससे मैच कैसे किया? ये क्या कर रहे हैं, जो जर्मन है ये बता ही रहे हैं ना कि डी ब्रॉय ने जो कहा था कि जो पार्टिकल है वो वेव होते हैं, तो ये भी वो इन्होंने थियोरेटिकली, देखो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने भी दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा पैटर्न मिल रहा है, मतलब वो क्या है, वेव है। लेकिन इस चीज़ को इन्होंने कैलकुलेट करके भी दिखाया। ठीक, अब वो कैलकुलेट कैसे किया बेटा? चलो देखो, एक चीज़ समझो, पहले तो निकल क्रिस्टल की बात करते हैं थोड़ा सा। अगर निकल क्रिस्टल समझोगे तब तो कैलकुलेट कर पाओगे। एक बात बताते हैं, समझना। जैसे जो निकल जो क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल क्या होता है बेटा, लेयर्स में होते हैं। क्रिस्टल में क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं। अब ये जो लेयर्स होते हैं ना, इन लेयर्स में उसमें एटम्स अरेंज होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं ना, वो ऐसे किस में अरेंज हो रहे हैं, लेयर्स में अरेंज होते हैं। जैसे मान लो अगर निकल का क्रिस्टल है, तो भले उसका, जैसे मान लो अगर मैंने बोला, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया था, ये निकल क्रिस्टल ऐसे रखा हुआ है करके, ठीक है, तो इसमें जो ये निकल क्रिस्टल में ना बेटा, अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में लेयर्स होते हैं। और ज़रूरी नहीं है ये लेयर इसके पैरेलल हो, इसके आउटर सरफेस के पैरेलल हो, ये कैसे भी हो सकते हैं, इंक्लाइंड हो सकते हैं, ऐसे इंक्लाइंड हो सकते हैं, या ये ऐसे इंक्लाइंड हो सकते हैं। ये इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, वो क्या है, उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन है। जैसे कैसे आप किसी भी चीज़ को ले सकते हो, जैसे बीम, जैसे आप अरे तना, पेड़, पत्ती, पौधा कुछ भी देखते हो ना, बाहर का कंस्ट्रक्शन ऐसा ही रहता है, लेकिन अंदर में कैसे भी हैचेस मिल सकते हैं। सेम वैसी टाइप की चीज़ है कि जब निकल का क्रिस्टल देखेंगे आप, क्रिस्टल में क्या होगा, क्रिस्टल में बेटा ये बीच में गैप होता है उनके, और सारे एटम्स ना ऐसे लेयर्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, और वो लेयर आपका कैसा भी हो सकता है। तो ये डिफ्रैक्शन आखिर बेसिकली आपको मिला क्यों, कहाँ से आया? तो इनके एक्सपेरिमेंट में यही पता चला। देखो, जब क्या हो रहा था, समझो, यहाँ पे मान लिया ये एक लेयर और ये दूसरा लेयर, किसका लेयर, निकल क्रिस्टल का लेयर। ठीक है, हम वो दोनों चीज़ें मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझो ये हमारा बेटा क्या हो गया, सेंटर। अब जो लाइट रे आ रही है, ये समझो यहाँ से ये क्या आ रही तुम्हारी, ये एक आई और ये दूसरी गई, और ये मैं पहले बना लेती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखो ये मैंने जो पहली लाइन बनाई है बेटा, ये पहली लाइन किसकी है, इंसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, देखो ये वाली रे बनाई है मैंने, ये वाली रे, ये इंसिडेंट रे है, इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, निकल क्रिस्टल के ऊपर, तो ये भी हमारा क्या है, निकल का क्रिस्टल है। ये भी हमारा क्या है, निकल का क्रिस्टल, उसका एक लेयर निकल क्रिस्टल का, और ये निकल क्रिस्टल का दूसरा लेयर। अगर यहाँ पे समझना चाहोगे तो समझो कि इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है यहाँ से। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे स्ट्राइक करी, इसके पहले लेयर पे स्ट्राइक करी और यहाँ चली गई। दूसरी लेयर कहाँ जाएगी बेटा, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही होगी इसके सेकंड लेयर पे, और वो यहाँ चली जा रही होगी। समझ में आ रही चीज़, दूसरी लेयर कहाँ जा रही होगी, यहाँ जा रही होगी। हम वही चीज़ समझना चाह रहे हैं, समझे कि भाई ये आखिर हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है ये। ठीक है, देखो तो ये कहाँ चली जा रही होगी, यहाँ चली जा रही होगी। तो अब देखो, तो वही समझो, जैसे मान लो ये निकल का पहला सरफेस, ये कौन आया, इलेक्ट्रॉन बीम पहले सरफेस पे स्ट्राइक करी, जो पहले सरफेस पे स्ट्राइक करी वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। एक इलेक्ट्रॉन बीम आई, वो सेकेंड सरफेस पे स्ट्राइक करी और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। ये वाला एंगल कौन सा है, जरा मेरे को बताओ, ये कौन सा एंगल है, ये इंसिडेंट रे का एंगल है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम का एंगल है
है ना। तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम का एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, तो इस एंगल को पूरा क्या बोलते हो आप, फाई बोलते हो। इस पूरे एंगल को आप क्या बोलते हो बेटा, फाई। देखो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम और ये रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, ये वाला रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, इन दोनों के एंगल को हम क्या बोले हैं, फाई। तो इसको मैंने लिख दिया फाई। अब देखो रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक, ये देखो ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इसका क्रिस्टल के साथ में देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, दैट इज माई थीटा। अब ये थीटा क्या है, ये कौन सी नई बला है, तो ये देखो ये जो बेटा है ना, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है ना, इसका क्रिस्टल के लेयर के साथ का एंगल है। मतलब मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे जो क्रिस्टल का लेयर होगा, समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो क्रिस्टल है, मान लो क्रिस्टल का लेयर इस फॉर्म में है, मान लो क्रिस्टल का लेयर इस फॉर्म में है, तो ये जो लाइट गई, ये लाइट ऐसे गई और इस लेयर से टकराई और ऐसे आ गई, तो भाई ये लाइट रे इस क्रिस्टल के साथ में कुछ एंगल बना रही है ना, तो लाइट रे का क्रिस्टल के साथ में एंगल क्या कहलाएगा, थीटा। लाइट का क्रिस्टल की लेयर, ये क्या बनाया मैंने, क्रिस्टल का लेयर, ये क्या बनाया हमने, क्रिस्टल, ये क्रिस्टल लेयर, तो ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन बीम, क्या लिख दिया मैंने पता नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम का क्रिस्टल लेयर के साथ एंगल क्या है, क्रिस्टल लेयर और क्रिस्टल लेयर एंड इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक। थीटा, व्हाट इज थीटा, यू कैन राइट थीटा इज द एंगल between crystal layer and electron beam, okay. And what is phi, phi is the angle between incident beam and reflected beam. Phi is the angle between incident beam and reflected beam, इंसिडेंट बीम एंड रिफ्लेक्टेड बीम, क्लियर। अब देखो एक बात बताओ, हमें पैटर्न कैसा मिल रहा है बेटा, कंस्ट्रक्टिव पैटर्न मिल रहा है, हमें पैटर्न कैसा मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव पैटर्न मिल रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव पैटर्न मिल रहा है मतलब एक बात बताओ क्यों मिल रहा है, पाथ डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ, तभी तो कंस्ट्रक्टिव पैटर्न मिल रहा है ना। और कंस्ट्रक्टिव पैटर्न के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अब समझो, देखो अगर मैं इस डायग्राम को पूरा देखूं, पूरा इसको देखूं और मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर दूं, अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं, तो क्या ये वाला पाथ इधर का दोनों का बराबर हो गया, ये जितना जा रहा है उतना ही ये भी जा रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये जितना जा रहा है उतना ही ये भी जा रहा है, मतलब ये जो देखो वो ये इलेक्ट्रॉन बीम जो फर्स्ट लेयर पे स्ट्राइक कर रही है और ये इलेक्ट्रॉन बीम जो सेकेंड लेयर पे स्ट्राइक कर रही है, ये दोनों में क्या आ रहा है बेटा, पाथ डिफरेंस आ रहा है। ये दोनों में क्या आ रहा है, पाथ डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्रिस्टल की लेयर के कारण आ रहा है। पाथ डिफरेंस 0 होगा तो कुछ मिलेगा क्या, डार्क इंटरफेरेंस हो, कुछ मिलना नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो पाथ डिफरेंस आ रहा है और हम सिर्फ अभी एक लेयर की बात कर रहे हैं, और लेयर की बात करोगे तो उसके कारण कुछ और पाथ डिफरेंस होगा। इसीलिए हर जगह क्या मिलता है, कहीं कंस्ट्रक्टिव कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता रहता है। तो ये पाथ डिफरेंस बेसिकली कितना है, देखो ये सिर्फ वैल्यू है ना, अगर मैं इसको बोल दूं कि देखो ये वैल्यू है मान लो d, क्योंकि हर क्रिस्टल के 2 लेयर के बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है एंड दैट डिस्टेंस इज d। निकिल के लिए ये वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0.91 होती है। निकिल के लिए डिस्टेंस कितनी है, 0.91, ठीक है। अब देखो अगर ये डिस्टेंस कितना है बेटा, d है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये यहाँ ये लेंथ सेम, ये वाली लेंथ चलो लिख देते हैं A B C D E F G H और ये रहा I। तो अगर मैं बोलूँ तो A B और C D बराबर हैं, A H और F G बराबर हैं, तो ये दोनों रे मतलब H I A और B, ठीक है, H I A B, G
तो इस रे में और इस रे में दोनों में कितने का डिफरेंस है? सिर्फ एफ ई और सी ई का ही तो डिफरेंस है, वही तो मेन पाथ डिफरेंस है ना, बाकी तो बराबर है। मतलब इस रे में और इसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सिर्फ कौन सा पोर्शन अलग है? सिर्फ यही वाला पोर्शन तो अलग है ना, ये वाला पोर्शन, बस बाकी तो सेम ही है। तो यही बेसिकली मेरा क्या है? पाथ डिफरेंस है। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ व्हाट इज पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस इज एफ ई प्लस ई सी, दैट इज माई डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस है ना भाई, डेल्टा एक्स लिखते हैं हम। तो देखो अगर ये वाला एंगल क्या है बेटा? थीटा है कि फाई है? थीटा है कि फाई है? तो इलेक्ट्रॉन बीम का एंगल है किसके साथ में? क्रिस्टल लेयर के साथ में। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा थीटा कहलाएगा। तो ये मेरा क्या है? थीटा। ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक, ये छोटू वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अब एक बात बता दो मेरे को, अगर ये डी है, ये वाला क्या है? डी। ठीक, तो क्या ये वाला ट्राइंगल देख सकते हो क्या? कौन सा ट्राइंगल बोल रही हूँ मैं? ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये सब देख सकते हो। ये एंगल क्या है? 90। ये छोटा वाला एंगल है 90 माइनस थीटा। तो ये जो ई एफ लिखे हो, ये क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या इसको? देखो अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये डी है, ये डी है और ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा। और ये क्या है बेटा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा। सेम वैसे ही आप इस तरफ भी लिख सकते हो। ये वाला एंगल क्या है? थीटा। ये वाला एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। तो ये डी है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? डी कॉस थीटा। मतलब आपका ई एफ और ई सी दोनों क्या आ जा रहे हैं? वैल्यू डी कॉस थीटा, और ये भी वैल्यू क्या आ जा रही है बेटा? डी कॉस थीटा, दैट इज माई डेल्टा एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो फाइनली तुम लोग? सॉरी, कॉस थीटा नहीं, दैट इज कॉस 90 माइनस थीटा। एक्स कॉस 90 माइनस, करेक्ट ही कर लो इसको, ठीक है, वरना गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा आया है, ये 90 माइनस थीटा, एंड हियर इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा। ठीक, तो 2d क्या हो जाएगा बेटा? कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक, इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए? n लैम्डा डेल्टा एक्स का, तो इसलिए क्या लिख दिया हमने? n लैम्डा लिख दिया। ये फाइनली हमें फॉर्मूला किसके लिए मिला? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिला, क्रिस्टल से जो होता उसके लिए। समझ में आई कुछ चीज़? ठीक, अब देखो सेकेंड चीज़, यहाँ तक हुआ। अब क्रिस्टल के लिए इसका वैल्यू कितना है बेटा? क्रिस्टल के लिए देखो, हमें हमारा जो ये फंक्शन मिला, इसके लिए यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी है? ये एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है टोटल? 90। ये एंगल कितना है? 90 है। ये एंगल क्या है? फाई। और ये एंगल क्या है? थीटा है रे लड़का लोग। चलो यहीं देखो, ये टोटल एंगल कितना है मेरा? फाई है। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये से लेके यहाँ तक की, ये एंगल कितना होगा? थीटा प्लस 5/2। दिस इज क्या है? थीटा, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 5/2। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? इस जो एक्सपेरिमेंट था उसके लिए मैं लिख सकती हूँ क्या? थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख सकते हैं क्या हम? तो फाई देखो, अब एक बात बताओ, जो हमें एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला वो कितने फाई पे मिला है? 50 डिग्री पे। जो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला वो कितने में मिला? 54 वोल्ट पे मिला बेटा। और कितने डिग्री पे मिला? 50 डिग्री पे मिला। तो 50 डिग्री क्या है तुम्हारा? फाई का वैल्यू है। 50 डिग्री देखो, ये फाई का वैल्यू, रिफ्लेक्टेड एंगल यही फाई है, जिसपे हमें क्या मिला है? हमारा थीटा मैक्सिमम मिल, जिसमें हमारा क्या मिला? इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या मिले? मैक्सिमम। तो ये फाई को हम क्या रखते हैं? 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट से वो वैल्यू मिली है। तो यहाँ से थीटा क्या मिल जाएगा तुम्हें फाइनली? 90 माइनस 25, यानी क्या मिल जाएगा बेटा? 65 डिग्री थीटा की वैल्यू।
थोड़ा मैं समराइज करूंगी, अभी हड़बड़ाओ मत, ठीक है। अभी हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं एक बार आपको समराइज करके दूंगी कि आखिर आपने किया क्या है, ठीक। पेशेंटली देखो, आराम से देखो, हड़बड़ा के नहीं देखो, टॉपिक लंबा है, 1 मिनट का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक थीटा समझ में आ गया, 65 डिग्री आ गई। अब ये 65 डिग्री थीटा आ गया और इस क्रिस्टल के लिए डी की वैल्यू कितना है बेटा, 0.91। फॉर्मूला क्या निकला है, ये वाला। जब इन दोनों को क्या करोगे, जब ये दोनों वैल्यूज देखो, हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या फॉर्मूला निकाला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या निकला क्रिस्टल के लिए, कि अगर 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये हमने निकाल लिया। क्रिस्टल के लिए d की वैल्यू कितनी है, 0.91। थीटा कितना निकला एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, कि जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकल रहा है वो वैल्यू आई हमारी थीटा की 65 डिग्री। जब इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रखा गया तो यहाँ पे देखो क्या रखोगे, 2 इंटू 0.91 इंटू साइन 65 इंटू 1 इंटू लैम्डा। लैम्डा जब कैलकुलेट किया गया बेटा, इसकी वैल्यू आई 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आई किसकी, एक्सपेरिमेंटली जब इलेक्ट्रॉन की क्या कैलकुलेट की गई, वेवलेंथ कैलकुलेट की गई। कुछ समझ में आया इतने देर में? चलो एक बार जल्दी से समराइज करते हैं, ठीक, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। यहाँ पे एक फिलामेंट था, फिलामेंट को गर्म किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो इलेक्ट्रॉन्स गए कहाँ पे, हॉलो बीम पे गए। हॉलो बीम का क्या किया हमने बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया। जब लोअर पोटेंशियल था तो हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा था, सारे जगह में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे थे, बराबर। यानी जो गैल्वेनोमीटर में इंटेंसिटी आ रही थी वो हर जगह क्या आ रही थी, बराबर। यानी ग्राफ क्या मिल रहा था, बराबर ही मिल रहा था। हर एंगल पे इलेक्ट्रॉन, हर एंगल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, यानी हर एंगल पे करंट सेम, ठीक है। हर एंगल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, यानी हर एंगल पे करंट सेम। जब हमने पोटेंशियल बढ़ाया तो हमने देखा कि कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते गए हमें क्या मिला कि जब एंगल कितना है 50 डिग्री, जब एंगल कितना है 50 डिग्री पे हमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिले। कब, जब पोटेंशियल कितना है 54। जब पोटेंशियल देखो, ये जो 54 है ना, ये एक्चुअली 44 से 68 तक जब पोटेंशियल को रखते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो आपको इस टाइप का पैटर्न मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो एग्जैक्ट जो सबसे हायर मिलता है ना वैल्यू, एकदम पिक पॉइंट पे, वो मिलता है हमें 54 वोल्ट पे मिला है। जब 54 वोल्ट में जेमस ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्हें क्या मिला, एकदम शार्प पिक मिला एट 50 डिग्री ऑफ एंगल, ठीक। तो यही पैटर्न मिला। अब जब उन्हें एकदम पिक मिल गया कि यहाँ पे एकदम ब्राइट मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल गया ना। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिल गया मतलब गैल्वेनोमीटर क्या कर गया, एकदम डिफ्लेक्ट कर गया। यहाँ पे करंट ज़्यादा मिला और बाकी जगह करंट की वैल्यू एकदम ही कम मिली। तो उन्होंने ये चीज़ को इंटरफेरेंस से कंपेयर किया और बताया कि भाई यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हाई करंट है, बाकी जगह करंट नहीं आ रहा कहीं भी कलेक्टर में। तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, आपका डिफ्रैक्शन शो कर रहा है। तो इन्होंने फाइनली ये थियोरेटिकली क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। अब इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना था, ठीक है, कि वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी थी। तो उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकली क्या मिला कि 54 वोल्टेज जब रखोगे तब क्या मिलना चाहिए, जो भी वेवलेंथ आएगी वो किसकी वेवलेंथ होगी, वेव की वेवलेंथ होगी। 54 पे जब पैरामीटर हमने रख दिया बेटा, 54 वाले पैरामीटर, तो उस वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एज अ वेव बिहेव करेगा, ठीक है। या उस वोल्टेज पे आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर पा रहे हो, और वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिए और इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो क्या है, इटसेल्फ वेव बन गया, क्योंकि वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, वेव की प्रॉपर्टी होती है। अब इसी बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेशन भी कैसा किया बेटा, पहले हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। ये जो पैरामीटर है ये बेसिकली आपके सिलेबस में मुझे अभी नहीं बताना चाहिए था, मुझे डायरेक्टली ये बताना था कि ये फॉर्मूला है
और इसमें एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू आई है, डी की वैल्यू इतनी होती है निकल क्रिस्टल के लिए, और थीटा को ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों वैल्यू रख दो और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 1.65 आती है इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक, मुझे इतना ही बताना था। पर क्या होता है, ये जब तक आपको नहीं पता होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से, आप मेरी जान खा जाते। एग्जाम में भले ये मत बनाना, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि निकल क्रिस्टल का जब क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये फॉर्मूला आता है। और अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, मतलब आप एक्सपेरिमेंट की वैल्यू को इसमें पुट करके वेवलेंथ निकाल सकते हो। आपको एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है, तो उसके डेटा को यहाँ रख के जो मिसिंग है वो निकाल सकते हो ना। तो सेम वही काम किया, एक्सपेरिमेंटल का डेटा लिया, इस फॉर्मूले में रखा, वेवलेंथ नहीं पता थी, वेवलेंथ कैलकुलेट किया। समझ में आई चीज़? थीटा निकाला, थीटा कितना आया 65। अब न्यूमेरिकल्स में देखना, न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज कहाँ करता है थीटा और फाई में। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम एंड आपका क्रिस्टल का लेयर बिटवीन दी क्रिस्टल्स। ठीक है, इंसिडेंट बीम और आपके क्रिस्टल लेयर के बीच का एंगल है, और फाई किसके बीच का एंगल है? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम के बीच का एंगल है। समझ में आई चीज़? अब जो जैमर्स ने वेवलेंथ निकाली इलेक्ट्रॉन्स की, वो फाइनली क्या आई बेटा 1.65 आई। ठीक, मेरे को आपको सिर्फ इतना ही बताना था कि क्रिस्टल के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला ये होता है, डी की वैल्यू इतनी होती है, थीटा आपका 65 आता है, वैल्यू पुट करो, और ये वेवलेंथ किसने कैलकुलेट करके दी है? जैमर्स ने। समझ में आया? अब एक बात बताओ, क्या प्रूफ कर रहे थे? डी ब्रॉगली का एक्सपेरिमेंट। क्या प्रूफ कर लिए? जैमर्स का एक्सपेरिमेंट। कहाँ गया डी ब्रॉगली? गायब हो गया? अरे भैया नहीं हुआ गायब, ये इस वैल्यू को मैच करना पड़ेगा डी ब्रॉगली से कि सही कैलकुलेट किया या नहीं कैलकुलेट किया, या ये जो वैल्यू थी वो डी ब्रॉगली ने जो फॉर्मूला दिया उससे मैच होती है या नहीं होती है। समझ में आई चीज़? देखो, तो डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ कैलकुलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया था? उन्होंने एक फॉर्मूला दिया दैट इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आता है दैट इज़ 150/V। ये किसने दिया? डी ब्रॉगली ने दिया। ठीक है, ये किसने दिया बेटा? डी ब्रॉगली ने दिया था। अब हमें अपने एक्सपेरिमेंट से वोल्टेज कितना मिला है? 54। तो यहाँ 54 को रख लो और सॉल्व कर लो, तो ये वैल्यू भी कितनी आती है? 1.67 एंगस्ट्रॉम आती है। समझे? किसकी वेवलेंथ? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नया सिग्निफिकेंस नहीं हो गया, ठीक है, दैट इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। तो इससे क्या पता चला कि डी ब्रॉगली ने ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए दिया था। ठीक, और ये वोल्टेज, तो जब 54 वोल्ट इसमें भी रखते हैं तो हमें सेम वैल्यू ही मिलती है। और एक्सपेरिमेंट से भी जब इन्होंने कंडक्ट कराया तो हमें क्या मिली थी? वैल्यू, सेम वैल्यू ही मिली थी इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ की। तो मतलब डी ब्रॉगली ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था इलेक्ट्रॉन के लिए, जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था, वो सारे फॉर्मूले इनके एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हो गए बेटा? सही प्रूफ हो गए। इन्होंने भी देखो एक्सपेरिमेंटली निकाला ये वैल्यूज, और इसी वैल्यू के बेसिस पे हम चेक कर लिए कि भाई जब इनको 54 पे इतना वेवलेंथ मिला इलेक्ट्रॉन का, तो क्या डी ब्रॉगली को भी 54 रखोगे तो उतना ही वेवलेंथ आता है उनके फॉर्मूले से। तो जब दोनों चेक किया गया तो दोनों की वैल्यू क्या आई? अप्रॉक्सीमेटली सेम आई। देखो 0.02 का डिफरेंस है दोनों में, इसमें 0.65 मिला है, इसमें 0.67 मिला हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला था, जो उनका कैलकुलेशन था बेटा, वो सारी चीज़ें आपके किसने? डेविसन और जैमर्स ने प्रूफ कर दी। जीबी थॉम्सन का भी नाम आता है, उन्होंने भी सारी चीज़ें प्रूफ की थी। ठीक है, इसीलिए जीबी थॉम्सन को और आपके जर्मर्स को, दोनों डेविसन एंड जर्मर्स को, आपको क्या मिला था? दोनों को नोबेल प्राइज। मतलब सोचो, आइंस्टाइन सर को भी नोबेल प्राइज मिल गया, जर्मन सर को भी नोबेल प्राइज मिल गया, और आपके किसको मिल गया? थॉम्सन सर को भी किसका मिला? जर्मर्स। मतलब सभी को नोबेल प्राइज मिला था यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतनी क्लास कंप्लीट करते हैं। लास्ट में मैं आप लोग को सिर्फ एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ, आप बेटा कोशिश ज़रूर करेंगे इसको बनाने की। ठीक है, मुझे पता है ये वाला टॉपिक थोड़ा सा आप लोग को टफ लगा होगा, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। जो भी क्वेरीज होगी आप डेफिनेटली मुझे डाउट क्लास में बताएंगे। ठीक, और ये एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। इस न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बेटा। फिर बाय बाय।